नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल लवलकर। फार्मा ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में। रिसेंटली जुलाई में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक गैजेट लाया था, खास करके क्लिनिकल फार्मासिस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे मेंशन किए गए थे। क्या ये जॉब आपके लिए अच्छा होगा या नहीं, हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए फार्मा ट्रेंड्स को, क्योंकि हम ऐसे फार्मेसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं। और अगर आपको क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन के वीडियो चाहिए, अलग अलग डिसीज के इन्फॉर्मेशन के वीडियो चाहिए, तो ऊपर आई बटन में मैं मेरे दूसरे चैनल की, जहाँ पे मैं क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उस चैनल की लिंक दे दूंगा, उसे भी सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जॉब्स आपको कहाँ पे मिलेंगे। देखो, दो प्रकार के एक्रेडिटेशन है, जैसे कि NABH और JCI। ये दो संस्थाएं हॉस्पिटल्स को रैंक करती है, उनकी रैंकिंग देती है। इनके कुछ खास रूल्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स को फॉलो करने पड़ते हैं और उसके बेसिस पे उनको मार्क्स या फिर रेटिंग्स दी जाती है। इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़े से चीप है एज पर यूरोप, अमेरिका। इवन दो वहाँ पे इंश्योरेंसेस में सब कवर हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इंश्योरेंस सिस्टम ऐसा इंटीग्रेटेड नहीं है या फिर वहाँ पे बहुत ही मेडिकल कॉस्ट आती है। तो आजकल इंडिया में मेडिकल टूरिज्म भी बहुत बढ़ रहा है। कोविड की वजह से थोड़ा स्लो हो गया है, लेकिन मेडिकल टूरिज्म अब तक के अपने पीक पर है। तो बहुत सारे पेशेंट बाहर से आएंगे, वो क्या देखेंगे आते वक्त कि मैं कौन से हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट लेने वाला हूँ, वो हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड इंडिया के लिए, JCI एक्रेडिटेड है या नहीं। टोटल लगभग 800 प्लस NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स इंडिया में है और लगभग 40 के आसपास JCI एक्रेडिटेड हॉस्पिटल इंडिया में है। तो इन दोनों के अनुसार हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बहुत ही वाइटल रोल होता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिलीवर करता है, उससे हॉस्पिटल इकोनॉमिक्स में भी बहुत इंप्रूवमेंट्स आती है। केरला गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जॉब निकाली है। इवन दो वो परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्पररी बेसिस पे निकाली थी, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। आप गूगल पे सर्च करिए और कमेंट में मुझे बताइए उस हॉस्पिटल का नाम क्या है। और अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो मेदांता ग्रुप है, फोर्टिस ग्रुप है, मैक्स हेल्थ केयर है और भी बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो कि चेन्स ऑफ हॉस्पिटल्स है और इंटरनेशनल रैंकिंग के अनुसार फंक्शन करते हैं। वो सारे हॉस्पिटल्स में आपको क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जॉब मिल जाएगा। अभी थंबनेल में आपने देखा होगा, मैंने PharmD और M.Pharm फार्मेसी प्रैक्टिस भी मेंशन किया है। जुलाई 2021 से पहले M.Pharm फार्मेसी प्रैक्टिस के लोग इसमें आते थे। जो भी छोटे और मीडियम स्तर के जो हॉस्पिटल्स है, वो M.Pharm फार्मेसी प्रैक्टिस के लोगों को भी लेते थे इसमें। लेकिन अभी PCI ने क्लियर कर दिया है कि PharmD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, और 95% हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको PharmD ग्रेजुएट को ही मिलेगी। रिसेंट अपडेट्स क्या हुए इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है आपके स्क्रीन पर अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गैजेट। उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, एज वेल एज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर ने भी इसको कवर किया है और उनका बहुत ही अच्छा डिटेल में आर्टिकल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे मेन बात, एवरेज सैलरी अभी कितनी है 2021 में। देखो, एवरेज सैलरी होती है, किसी को ज़्यादा भी मिली होगी, किसी को कम भी मिली होगी, दोनों का एक एवरेज एस्टिमेट होगा। अगर आप फ्रेशर हो, PharmD के बाद तुरंत आप जॉब ले रहे हो, तो एवरेज पहले जो 25,000 था, अभी वो 27 हो गया है, क्योंकि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, तो उनका पे स्केल भी वैसे बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही आपको 2 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप लगभग 50,000 पर मंथ इजीली कमा सकते हो। चलो, ये सारी ड्यूटीज मैंने गैजेट्स में से निकाली है और देखेंगे कि कौन सी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लिनिकल फार्मासिस्ट को करनी पड़ती है। सबसे पहले है पेशेंट केयर। पेशेंट केयर रिलेटेड सारे एस्पेक्ट, काउंसलिंग आता है, मेडिकेशन सेफ्टी, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें आपको ही देखनी पड़ेगी। पेशेंट्स के मेडिकेयर कवरेजेस होते हैं, वो आपको अच्छे से एनालाइज करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि पेशेंट क्लिनिकली कॉम्प्लायंस कर रहा है कि नहीं आपकी ड्रग्स को, और आपने जो भी थेरेपी दी है आपके डॉक्टर्स के साथ, वो आपको चेक करना पड़ेगा। आपको पूरा हॉस्पिटल का ड्रग इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ड्रग इवैल्यूएशन रिव्यूज हमने सीखे हैं 5th ईयर में, DUR, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू भी बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। पेशेंट ऑर्डर्स यानी कि प्रिस्क्रिप्शन और डिफरेंट ऑर्डर्स लाइक डायग्नोस्टिक्स एंड ऑल आपको अच्छे से
विजिलेट करने पड़ेंगे, एनालाइज करने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या नहीं। कुछ खास प्रिस्क्रिप्शन होते हैं दोस्तों, जैसे कि इन्फ्यूजन वाले प्रिस्क्रिप्शन होते हैं या फिर ओटी में प्रिपेयर करने पड़ते हैं कुछ देर पहले। उस पर भी आपको, अगर आप क्रिटिकल केयर फार्मेसी में हो या इमरजेंसी केयर फार्मेसी में आईसीसीयू में काम कर रहे हो एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तो उसमें भी आपका बहुत बड़ा रोल रह सकता है। साथ ही साथ पेशेंट्स की फाइल, उनका लेबोरेटरी डेटा भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पेशेंट को ट्रीटमेंट सही से जा रही है या नहीं। जी हाँ, अभी आप प्रिस्क्राइब तो नहीं कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जो भी डॉक्टर उस पेशेंट को केयर दे रहा है या फिर प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, उसको आप रिकमेंड कर सकते हो कि अगर कुछ डोज या फिर कुछ ड्रग गलत लिखा है प्रिस्क्रिप्शन में तो मॉडिफाई करने का आप उसको सजेशन दे सकते हो। जी हाँ, उसको हम क्लिनिकल रिकमेंडेशन बोलते हैं। अगेन फार्मेसी केयर प्लान्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मुलेशंस भी होते हैं, जैसे कि स्टेराइल फॉर्मुलेशन, उनका प्रिपरेशन भी आपको ही देखना पड़ेगा। अगर आपको सारी ड्यूटीज पढ़नी है जो गैजेट में दी गई है, तो आप इसको पॉज करके अभी रीड कर सकते हो। यू कैन रीड नाउ। उसके आगे के टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉज इट और रीड। ठीक है, तो फ्यूचर क्या है, बहुत लोग घबराते हैं इस चीज के बारे में। फ्यूचर क्या है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का? देखो, अच्छा स्कोप है, अभी स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग में थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एनएमसी बिल आया है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसा लगता है प्राइमरी व्यू से कि आगे जाके क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए बेनिफिशियल रह सकती है। इंडिया में ऑलरेडी डॉक्टर्स की बहुत सारी कमी है, पेशेंट्स पे उतना ध्यान दिया नहीं जा रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, जो न्यू हेल्थ कार्ड आने वाला है, सब डिजिटलाइज होने वाला है, इंश्योरेंसेस इंप्लीमेंट होने वाले हैं पेशेंट्स के लिए, जैसे कि आयुष्मान योजना भी है। उसमें भी जैसे आप देख सकते हो कि अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज में या फिर अमेरिकन इंश्योरेंस इम्प्लीमेंटेशन में फार्मडी का बहुत और क्लिनिकल फार्मासिस्ट का बहुत की रोल है, वैसे ही आगे चल के 10-15 साल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। सो ठीक है, अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन गए, उसके बाद क्या इसका एक्सपीरियंस काउंट होता है दूसरे कॉर्पोरेट सेक्शंस में? जी हाँ, तो आप मेडिकल अफेयर्स में जा सकते हो, मेडिको मार्केटिंग में जा सकते हो, जैसे कि रीजनल मेडिकल एडवाइजर, या फिर आप MSL बन सकते हो क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने के बाद, या फिर जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला कि आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो। अगर आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स है वही हॉस्पिटल में, तो आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सेक्शन में भी जा सकते हो और मैनेजर भी बन सकते हो हॉस्पिटल के। बहुत की रोल्स है जो आप निभा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, आप उस हॉस्पिटल के साथ कैसा कनेक्शन बनाते हो। उसके बाद आता है क्लिनिकल रिसर्च ऑपरेशंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, वहां पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो। फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हो, या फिर गल्फ कंट्रीज और यूएसए में आप उनकी एग्जाम्स देके वहां पे और सर्टिफिकेशन के साथ वहां पे शिफ्ट हो सकते हो। एक्सपीरियंस काउंट होता है मिनिमम 2 इयर्स। कुछ खास टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले पब्लिश, जी हाँ, केस रिपोर्ट पब्लिश करिए, ओरिजिनल रिसर्च पब्लिश करिए। अगर आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनते हो तो आप वहां पे आराम से रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि आपने 5th ईयर में जो प्रोजेक्ट किया था, वैसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स भी आप कर सकते हो। उनको इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड स्टडीज बोला जाता है। तो वो भी आप किसी अच्छे डॉक्टर के साथ और HOD के साथ मिलकर एज अ को इन्वेस्टिगेटर आप कर सकते हो इंडिया में। दूसरी चीज है नेटवर्क। जी हाँ, नेटवर्क बढ़ाइए, कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लीजिए, ट्रेनिंग्स में, नर्सेस ट्रेनिंग्स होती है, रेगुलर ट्रेनिंग्स होती है कॉर्पोरेट्स की, उनमें आप पार्ट लीजिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए और सबका रिकॉर्ड रखिए आपके पास। आपने कौन से सर्टिफिकेशंस किए हैं, आपने कौन से कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, कहाँ आपने पेपर पब्लिश किया है और कहाँ आपने प्रेजेंट किया है। और जैसे ही आपको सारी चीजें समझ में आती है तो आप जा सकते हो सर्टिफिकेशंस के लिए, जैसे DHA सर्टिफिकेशन फॉर गल्फ कंट्रीज होता है और ACMAS सर्टिफिकेशन है। आप सर्च करिए गूगल पे, आपको अच्छे से अगर समझना है तो क्या सर्टिफिकेशन होते हैं। और आपको अगर वीडियो चाहिए सर्टिफिकेशंस में और एक्रीडिटेशन पे जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो ये था शॉर्ट में वीडियो दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। इस पेज को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, वहाँ पे मैं सारे अपडेट देता रहता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात,
टेलीग्राम के ग्रुप्स को ज्वाइन करो, फार्मडी जॉब्स। वहां पे मैं रेगुलर फार्मडी के जॉब्स की लिंक्स जो भी मेरे पास आती है ये मैं वहां पे डालता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करिए इस वीडियो और शेयर करिए आपके ग्रुप्स में, सारी इस जगह पे शेयर करिए, सबको दिखाइए वीडियो कि हाँ भाई हम भी अच्छा कमा सकते हैं।